जो 4 वॉइस आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, ये मल्टी फैसेटेड, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटीज़ हैं और इनको आप हर रोज़ या आए दिन आप इनको सुनते हो टेलीविज़न पर, ओटीटी पर, एड्स में, डबिंग में आपके जो फ़ेवरेट किरदार हैं उनको ये आवाज़ें देते हैं। सो यू डेफ़िनिटली नो दिस वॉइस और ये हमारा एक छोटा-सा प्रयास है कि इन आवाज़ों के पीछे के चेहरों को आपके सामने लाया जाए। वैसे इनके चेहरे ऑलरेडी बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत मशहूर हैं, बहुत फ़ेमस हैं। Okay, so welcome everybody to this amazing session that is going to be amazing right now. And so, firstly, I'll have to tell everybody कि आप लोग इतने बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, इतने like जबरदस्त कलाकार। नहीं, मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, मैं तो मॉडरेटर हूँ। मैं आप सबकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप लोग इतने ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं कि आप लोग के सामने मैं थोड़ा सा मॉडरेट सा आर्टिस्ट हूँ, इसलिए मैं आज मॉडरेटर हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं मुझे ये जोक अंदर इंसर्ट करना था। तो यस, Sachin sir, Neha ma'am, and Keka, welcome everybody to this brilliant session called as You Know This Voice. तो दर्पण सर ने तो yes. So दर्पण सर ने तो एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, तो I don't think we have to go to that. But having said that, now I have many questions to ask you guys, and I'm sure it will definitely echo the questions जो audience को आपसे पूछना है, the viewers को आपसे पूछना है. तो let me start with the first question जो इस topic के बारे में है, जो है कि you know this voice. तो हम जो आर्टिस्ट हैं, हम जब डब करते हैं तो हम आर्टिस्ट भी जब डब करते वक्त बोलते हैं अरे यार ये आवाज ये तो सुनिए, अरे ये जैसे 3 इडियट्स में बोलते हैं अरे अपना फरहान, दैट वे. तो जब हम आर्टिस्ट तो करते ही हैं, पर व्हेन आवर वॉइस गेट्स टू द ऑडियंस, दैट इज द पॉइंट व्हेन यू फील कि यार वीव अराइव्ड, और यार वी मेड इट, या शायद शुरुआत हो गई है, या जो भी है. तो मुझे आप लोग से जानना है कि आप लोग का ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट या वर्क था जिसमें आपको लगा हो कि यार लोग बोल रहे हैं यू नो दिस वॉइस, और आपको लगा होगा कि आई हैव अराइव्ड. केका, इफ यू कुड स्टार्ट. I think that should be Nairobi for me, Money Heist. And if you could tell me how your project, what was your experience of doing the project, और उसके बाद जो आपको प्यार मिला और आपको लगा कि अरे you know this voice. Actually, I didn't know anything about this series, that it is like so famous worldwide and everything. I just auditioned as I audition every day. we all do. I mean, that is how. But after I got the part and after I get into this, then मैंने थोड़ा सा R&D किया, तो समझ आया कि ओ अच्छा, तो ये है. So then I felt really privileged that I am a part of this huge thing, और बहुत मजा आया, बहुत सीखने को मिला. और सबसे बड़ी बात है कि रिकग्निशन की मैं बात करूं तो कभी कभी होता है ना कि सिंगिंग सेशन में रहते हैं, कभी कभी होता है कि मैं सिंगिंग का कोई परफॉर्मेंस कर रही हूँ, या सिंगिंग के सिलसिले में कोई लाइव चैट में हूँ, जैसे मैं आज हूँ वॉइसिंग के लिए. तो वहां पे भी लोग नायरोबी की बातें करते हैं. तो धीरे धीरे मुझे समझ आया कि नो, पीपल आर रिकग्नाइजिंग मी बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर. सो yeah, that happened. So for me, Lovely. Nairobi would be this. Nairobi. और वो तो epic levels पे है Nairobi. तो obviously as a character also it brings in a lot of responsibility एक तरह से. Yeah. Lovely. नेहा मैम, अच्छा मैं बीच बीच में ना मैं एक एनेक्डोट बताऊंगा आप लोग सबके बारे में जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं फैन बॉय हूँ काफी आप लोगों का. तो नेहा मैम हैज बीन माय co-host in Rangoli, Doordarshan's Rangoli, and we've hosted on television. We've hosted 10 episodes. So I go back a long way, and मैम ने काफी मुझे वॉइसिंग में भी काफी गाइडेंस दी थी, और उसके बाद जब ये होस्ट भी किया था तो इट्स ऑलवेज एनलाइटनिंग. तो मुझे आपसे सुनना है कि आपका वो कौन सा मोमेंट था, और वो प्रोजेक्ट में आपका क्या एक्सपीरियंस था, क्या सीखने मिला और क्या प्यार मिला आपको.
Thank you, Vishal. Yeah, like we share something special on screen. I think we always come together some way or the other. It's nice. Keka, it's Right. lovely to hear from you about your work. I mean, काफी enlightening. It's so much work you've done, and I think we all know that though we have heard of each other या कभी कभी टकराते हैं, इतना मौका नहीं मिलता है कि एक जी दूसरे से ये सब बातें कर सकें. तो जी it's wonderful that इस platform पे we are able to do that same publicly. here, same So here, that's yeah. lovely. Yeah. And coming to your question, Vishal, I think for me there are two projects. You're asking about the projects, right? I hope I have not missed the line of Yes. thought. You're asking about two The projects. project where you felt you know this voice, you arrived. Yeah. So for me, first one is obviously The Lion King. बहुत ही different था Oh, उसे dub करना. मुझे नहीं पता था कि who are the other cast. जब उसका marketing जब हो रही थी और जब poster आया, that is when I saw the kind of voices because I dubbed on a Q scratch. तो reference track था, which Mona ma'am had done for me. And it was a very different kind of project, lot of security around it. तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि कास्ट क्या होने वाली है और क्या सब है. तो to know that I was casted among such veterans in the industry, इतने मंजे हुए artists के साथ, शनाज मैम, Right. आशीष विद्यार्थी सर, श्रेयस तलपड़े, oh my god, that was just another thing. मैं काफी time तक numb थी and I think a lot of people asked me also कि कैसा लग रहा है Lion King करके. I think I was numb to be able to respond at that time. क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा असिमिलेट करने में that what have I become a part of. So that was Wow. huge for me. That touched me. And of course, and उसके बाद because the reach was so much, it's such a loved movie. इतने fans हैं. So a lot of people started knowing me. So this voice moment happened with this. And other than this, doing Piper Chapman in Orange is the New Black was just very surreal kind of a role. There was a lot of complexity in the character. There were like many seasons to it. So और बहुत बड़ी series थी और काफी काम था. So that was another Right. thing which really touched me. So these are the two projects I would say which shifted something in me. Lovely. And the love you received from people, did people go gaga? And how did they go? Yeah. I mean, with Lion King, it definitely happened. There was so much of tagging, talking about papers में बहुत सारा coverage था. So many people were, tagging me on Instagram and all that. तो थोड़ा सा I was numb at that time because I had not experienced anything like this before and I had not expected it as well. So Right. it is a little puzzling and I think as an artist, मैं तो थोड़ा सा मुझे time लगता है absorb करने में. So, but it is nice. I mean, it's very sweet when you look back at it. So it's Correct. something for life. And yeah, it's lovely. It's a great experience. Lovely. Thank you, Neha, ma'am. I just want to add on one thing. Welcome. Yes, please. That as Neha said, I also did one of the most complex character in Orange is the New Black. जो मुझे लगता है कि आज तक का मेरा सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर था, मुझे करने में सबसे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी Right. थी, which is Suzanne Crazy Eyes. तो लेकिन नाम ही- the kind of recognition I was expecting about this series, people don't know that much about this thing, but आज तक का सबसे डिफिकल्ट काम था. मतलब it was One of the most complex and most intriguing characters in the whole show. So Oh I my think to be God. casted for something like that and you pulled it off so beautifully. I think people who watched it would you be too, able to you did Piper, right? Piper Chapman, yeah. Awesome. Fantastic. Lovely. वो एक इंडस्ट्री की ऐसी सीरीज थी जिसमें सारे आर्टिस्ट यूज हुए थे, मतलब सारे आर्टिस्टों को काम करना पड़ा था. नारंगी क्योंकि महिला 205 मंडल बोलते थे हम. 205 कैरेक्टर थे उसके अंदर पूरे के पूरे. अरे सारे भाई। I remember Kalpesh. I remember वो Kalpesh एक talking लौती ऐसी about सीरीज है people की जिसके अंदर सारे आर्टिस्ट यूज हुए थे. हाँ, Right. सही बोल रहे हो. कल्पेश मुझे ध्यान है बोलता था इतने 100 लोग कास्ट करने हैं मुझे, इतने 100 लोग कास्ट करने हैं मुझे. And he did it so सारी effortlessly, लड़कियां यार. थी, सारी लड़कियां थी, इंडस्ट्री की सारी लड़कियां वहां पे काम कर रही थी उस टाइम पे. And also सही बात है. he pulled out a lot of people who were not so actively working at that point of Yeah. time. 7 and everyone seasons, did so imagine. wonderful. Yeah. क्या बात. Time. Crazy. क्या it was. बात. तो सचिन सर, आपका प्रोजेक्ट Yes, मैं बोल भाई. दूं? अरे आपका क्यों नहीं. प्रोजेक्ट बोल दूं मैं? बोल दो यार. देखो आप उसी के बारे में बात करो आज. सर अच्छा. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. आज अगर आप मेरे Amazon प्राइम ओपन करेंगे मेरे अकाउंट का, और तो लास्ट वॉच्ड KGF होगा 2, और वो 3 सीन्स में से एक होगा, एक जहां पे वो कलाशनिकोव वो ट्रक से नीचे उतरता है, या वो पुलिस स्टेशन जाता है,
या वो दुबई जाता है। और दुबई अब जाता वो है। आपकी आवाज ऐसी चिपक गई है ना कि मुझे नहीं I ऐसा रियलाइज हो रहा कि वो उसकी swear. आवाज नहीं है। अच्छा, True. ऐसा लगता है इतना कि यश ही मतलब सामने आ गया। अरे सर मतलब आपने जो My किया brother is here in town right now और वो दिन भर यही बोलता रहता है violence, violence, violence. I hate violence. पूरा दिन Yeah. violence. मतलब मेरी आप सर तरफ से इतने थैंक यू 500 छाए भैया। हुए हो करोड़ सर सबके दिलो अरे दिमाग थैंक यू पर। मैम, सर थैंक्स अ लॉट 500 मैम। करोड़ हाँ जी, ओनली इन हिंदी बेल्ट, जी, ऑलमोस्ट उससे भी 500 ज़्यादा ही हो गया था। करोड़ Proud, उससे हाँ, ज्यादा ही हो proud. गया था। ज़्यादा ही हो गया था। तो सर आपको तो यू नो द वॉइस वाला मोमेंट मैं समझ गया। आप मुझे बताइए जी, कि एक्सपीरियंस कैसा था और आपको प्यार आज भी मिल रहा है, आई एम श्योर अभी मिल रहा है मुझसे। जी, तो आप बताइए जी। कैसा था? दोनों का बता दूँ कि सेकंड का सुनना चाहेंगे आप? सब बताइए सर, आप सब बताइए, कंतारा बताइए, सब हुँ, बताइए सर। अच्छा, अच्छा। फर्स्ट का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जब उसका ऑडिशंस हो रहे थे उसके, तो बहुत सारे हम्म, आर्टिस्टों की वॉइसेज़ के ऑडिशंस तो हुए, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि बाद में जो प्रॉपर हीरो था यश, तो हम्म, उसने बाद में कॉल लिया कि कास्टिंग मैं करूँगा, तो मुझे सारी वॉइसेज़ पहले सुनाओ। मतलब ये बात जब यश भाई डबिंग के लिए आए थे मेरी, हाँ, तो उस समय उन्होंने सारी मुझे पर्सनली बताई थी कि मैंने तुम्हारी कास्टिंग की थी और मैंने 5-6 वॉइसेज़ सुनी, लेकिन मुझे तुम्हारी वॉइस ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने उनसे क्या पूछा कि भाई आपको मेरी वॉइस क्यों पसंद आई? तो बोले कि सचिन तुम्हारी जो फ़िल्में थी, मेरी की हुई मतलब केजीएफ से पहले उनकी 5-6 फ़िल्में मैंने डब की थी, जो यूट्यूब पर ओ अपलोड थी। तो यूट्यूब ओके, पर जो अपलोड थी वो उन्होंने सुनी थी और उन्होंने कहा कि मुझे वो मैच लगी बहुत सारी मतलब तुम्हारी जो वॉइस है वो मेरे मेरे कैरेक्टर के बहुत ज़्यादा मैच है। तो मैं सोच रहा था कि तुमसे ही करवाऊँ वगैरह ये सारी चीज़ें वो बता रहे थे। लेकिन क्या फिर भी बात है। उन्होंने ऑडिशंस इसलिए माँगे कि थोड़ा-सा उनको परफॉर्मेंस इसमें ये देखना था कि केजीएफ का जो उनका कैरेक्टर है वो पहले की जो फ़िल्में हैं उसके अंदर तो उनका कैरेक्टर लाइक मस्ती भरा रोमांटिक लड़का वगैरह ये सारी चीज़ें। इसके अंदर ऐसा था कि करेक्ट, पूरा अंडर प्ले और पूरी तरह से एकदम रफ एंड टफ सारा, तो उस हिसाब से उनको करेक्ट, वो वॉइस उनको थोड़ा-सा चेक करनी थी। तो उन्होंने कहा कि सचिन इसलिए मैंने तुम्हारा ऑडिशन लिया और नो डाउट मैं तुमको कास्ट करने ही वाला था, भले ही तुम्हारा ऑडिशन ना भी लेता, तो ऐसा उन्होंने मुझसे कहा था। तो मैं क्या उसके लिए बात उनको थैंक यू बोल दिया और उसकी डबिंग के वक़्त तो ऐसा लगा कि मुझे तो ऐसा लगा था कि 2 दिन में डबिंग खत्म हो जाएगी क्योंकि गिनकर 35 से 40 डायलॉग्स थे उसमें उसके। है, राइट, लेकिन फिर बाद में जब यश भाई बैठे और प्रोडक्शन के कुछ हम्म, लोग बैठ गए, तो वो 2 दिन के कब 2 हफ्ते हो गए, मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि डेली एक बार आके एक सीन करवा लेते थे, फिर उसके बाद वो बोलते, "नहीं सचिन इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा ऐसा बोलो, थोड़ा वैसा बोलो।" तो उसमें 5-6 घंटे बीत जाते थे। फिर मैं बोलता था, "भाई थोड़ा-सा थक गया हूँ, तो अपन कल करते हैं।" क्योंकि अगर आपको अच्छे से फ़िल्म करवानी है, तो बेटर रहेगा कि एक-एक सीन ही करा लेते हैं। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और लगभग 1 हफ्ता लगा डबिंग करने के लिए पूरा और उसके बाद फ़िल्म वाओ, रिलीज़ हुई, अच्छी लगी। लोगों को भी अच्छी लगी, तो लोगों को अच्छी लगने के बाद फिर सेकंड के टाइम मतलब मुझे पता नहीं था कि सेकंड के टाइम क्योंकि ऐसी बातें उठ रही थी, यश भाई भी मुझे बोले थे बैंगलोर में कि मैं खुद डबिंग इसकी करना चाहूँगा। तो मैं बोला ओह, मोस्ट वेलकम अच्छी बात है, करो आप। लेकिन थोड़ा-सा हिंदी में ध्यान रखिए, तो मैंने उनको कहा था ऐसे। तो बात ये हुई कि बाद में लाइक प्रमोशंस एंड ऑल ये सारी चीज़ें जो थी, तो उसके अंदर वो इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं सचिन भाई, मेरा डबिंग का जो कारोबार है, वो सारा आप ही सँभालो और आप ही उसका दारोमदार उठाओ। तो मैंने कहा ठीक है यश यश भाई करते हैं फिर इसको और फिर सेकंड की जब डब स्टार्ट होनी थी, तो उन्होंने कहा कि सचिन हम इसको बैंगलोर में करेंगे, तो बैंगलोर में तुम्हें पूरे 15 से 20 दिन हमारे पास आना पड़ेगा। तो ओ मैंने भाई कहा साहब, सर 15 से 20 दिन तो सारी चीज़ें अभी सब सँभालना, सारी डबिंग्स वगैरह कैंसल करना। अब प्यार भी इतना मिला उनकी तरफ से, उन्होंने कहा कि नहीं सचिन भाई प्लीज़ आ ही जाओ तुम, आ ही जाओ। तो मैं बोला क्या बात, चलो ठीक है, आ ही जाते हैं। और फिर डब स्टार्ट हो गई। डब स्टार्ट होने के बाद पहले के 3-4 दिन जो थे, तो उस समय तो मैंने सारी फ़िल्म डब कर ली थी। उसके बाद फिर यश भाई आए अगले हम्म, हफ्ते, उन्होंने सुना तो उनके बाद उसके बाद उन्हें लगा कि भाई थोड़ा-सा इसको और अच्छे से कर लेते, तो उन्होंने वापस सारी डबिंग पूरी की पूरी स्टार्ट कराई। तो मुझे लगा ओह, चलो, अब तो मैं बच गया। उसके बाद फिर जब थर्ड सेशन फिर बाद में खुद प्रशांत नील सर जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, तो वो बोले कि राइट, नहीं-नहीं मैं भी देखना चाहूँगा। तो फिर वो जब आए उसके बाद जो लंबा खींचा काम अरे अरे अरे, वो काम तो अच्छा खासा लंबा खींच गया और मेरे 15 दिन के कब 2 महीने बैंगलोर में बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। बट Oh बड़ा अरे my मज़ा आया भाई उस चीज़ में। God. अरे भाई ऐसा साहब, हाँ, मतलब मैं बीच-बीच में जाता आता रहा, जो अर्जेंट डबिंग थी मुंबई में तो वो सारी मैं जाके करता था, उसके लिए उन्होंने मुझे राइट, बहुत सँभाला। तुरंत सुबह मेरी फ्लाइट की टिकट करवा देते थे और बोलते थे कि 1-2 दिन में तुम रिटर्न आ जाओ, क्या ऐसा है। बात है, तो तब तक दूसरे क्या कैरेक्टर्स की वो लोग डबिंग कराते थे। करेक्ट, करेक्ट। और सर तो ये लोगों का एक्सपीरियंस प्यार रहा। कैसे मिला? आपको ऐसे आते हैं इंस्टाग्राम पे सचिन सर
मुझसे मिलो हाँ या जो भी है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। अभी क्या, लेकिन क्या अभी बात सबसे मिलना पॉसिबल नहीं होता तो क्या बात अ, है! ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, तो थैंक यू। अब सर मेरा दूसरा सवाल है जो मैं आप ही से शुरू करूँगा। जी ये सवाल है कि क्योंकि आपने बताया कि आपके 12 साल हो गए, तो जी अ, ऑब्वियसली आपने जब शुरू किया था तो आपको नहीं पता था पता था कि 90वें साल में या 8वें साल में आपको केजीएफ मिलेगा, 8वें 90 जो भी बिल्कुल जंक्चर था। बिल्कुल। तो हम्म। एक आर्टिस्ट के लाइफ में पेशेंस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? लाइक क्योंकि हम आर्टिस्ट फॉर एग्जांपल को कुछ पता ही नहीं होता कि कल क्या होने वाला है, टू बी जी वेरी जी जी ऑनेस्ट, जी, कि बिल्कुल हमको परसों काम बिल्कुल मिलेगा या नहीं, कुछ भी नहीं आइडिया। बिल्कुल। तो सर आपकी लाइफ में पेशेंस का क्या इम्पोर्टेंस था और आप क्या बोलेंगे लोगों को कि पेशेंस के बारे में? पेशेंस रखना एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप में पेशेंस ना हो तो आगे चल के फिर जो बड़े-बड़े काम आपको मिलने होते हैं, तो वो नहीं मिल पाते, क्योंकि अगर जिसने पेशेंस खो दिए, तो वो तो कुछ नहीं कर सकता, वो फिर भटक गया। ऐसा है कि अगर मेरी बात कहूँ, तो शुरू-शुरू में मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन आता था कि यार, मतलब जब मैंने शुरुआत की थी काम की, 2009-2010 की बात कर रहा हूँ। राइट, काम मेरा शुरू हो गया था लगभग क्राउड में वगैरह सब मैं काम करता था उस समय, और बीच-बीच में ऐसे लगता था कि यार अच्छे-अच्छे कैरेक्टर्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। अच्छे-अच्छे कैरेक्टर्स अपने को कब मिलेंगे? क्या होगा? तो मैं जो डायरेक्टर्स थे, डबिंग डायरेक्टर्स, तो उनसे जाके मिलता था। पर्सनली मैं बात करता था उनसे कि भाई अ, मुझे अच्छे-अच्छे कामों के लिए बुलाइए। तो उन्होंने राइट, मुझसे एक बात कही थी उस समय कि सचिन, कीप द पेशेंस। आपका परफॉर्मेंस जो है वो अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। आप थोड़ा-सा ओके, और इसके अंदर अपने अंदर ये लाइए, उसके बाद फिर हमको खुद जब लगेगा कि हाँ भाई, अब आप कर सकते हो, तो हम आपको खुद इस कैरेक्टर के लिए बुला लेंगे। तो मैंने कहा राइट, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए और आई थिंक 2009 में मैंने शुरुआत की थी, और मुझे 2014 में 2014 में मुझे धनुष की एक फ़िल्म मिली थी जिसका नाम था, मतलब हिंदी में नाम रखा गया था, मेरी ताकत मेरा फैसला पार्ट 2। तो ओके, उसके अंदर मुझे एज़ अ हीरो का काम मिला था, और उससे हाँ, पहले तो मैं साउंड एंड विज़न में पूरा क्राउड ही करता था। ओके, तो जब मेरे डबिंग डायरेक्टर के साथ बात हुई, जो कल्पेश डबिंग डायरेक्टर हैं साउंड एंड विज़न में, हाँ, तो उन्होंने कहा कि सचिन देख, तूने जब पेशेंस रखे, इतने पेशेंस रखे, तू क्राउड करता चला गया, छोटे-छोटे कैरेक्टर्स करता चला गया, और उसके बाद इतने पेशेंस जब तूने रखे और तू खुद को निहारता चला गया, तो अब कहीं जाके तुझे हम लोग हीरो के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि तू क्या कर बात है! लेगा। तो अगर आप पूछ रहे हो कि पेशेंस का क्या महत्व है, तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि पेशेंस रखिए। एक्चुअली वो पेशेंस मतलब ऐसा है कि आप सीखते चले जाइए। अगर आप सीखने पर अपना करेक्ट, ध्यान दे रहे हो, तो वो पेशेंस जो है वो आपको कंटाला नहीं लगेगा। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि यार मेरा टाइम बीत रहा है, मेरा टाइम ये होता जा रहा है। पहले खुद राइट, के अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट लाइए कि सामने वाला खुद ही समझ जाए कि हाँ भाई, अब ये आदमी पूरा लोहा गर्म हो चुका है, अब इसको हम किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। मे क्या बी मैंने बात है, सही क्या जवाब बात दिया है! होगा। अरे! एब्सोल्युटली सर। केका हाँ, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें कि यार आप यू गॉट सो आई नो सो मेनी पीपल हू जो अपने जर्नी में गिव अप कर देते हैं कि यार नहीं नहीं हो रहा है यार लाइक और कितनी बार हम भी एक्सपीरियंस करते हैं तो व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस? Patience is everything. Actually, I was always been a singer from my childhood. हम्म, Dubbing happened to me very late in my life. इसके पहले मैं जब कोलकाता में थी, एक्चुअली आप मानोगे शायद कि हमारे एक्चुअली मैं मेरे बचपन की बात करूं तो और मैं जिस जगह से हूँ, आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन। आई बॉर्न एंड हम्म, ब्रॉट अप इन अ वेरी स्मॉल टाउन। तो मेरे उतने एक्सपोजर नहीं थे, तो मुझे पता ही नहीं था कि दिस इज एन इंडस्ट्री एंड पीपल वर्क हियर, पीपल गेट अर्न मनी आउट ऑफ हियर। मुझे कुछ पता नहीं था। करेक्ट, So when I came to Kolkata, because my place is not even in Kolkata, my native place is 250 kilometer away from Kolkata. That's called Burnpur, Asansol. So I'm from ओके, there. So Kolkata was itself a struggle for me हम्म, because हम्म, that time roads नहीं बने थे, इतना कम्युनिकेशन रेनेसॉ नहीं आया था, इतना कुछ नहीं हुआ था। हम्म, तो वो टाइम पे भी मुझे बहुत लोग बोलते थे, मैं जब गाना गाने जाती थी, एड्स वैड्स में गाती थी,
थोड़े बहुत गाने लगी थी बस। तो कभी कभी Okay. बोलते थे ये 2 लाइन यहाँ पे है, मैच करके बोल देगी? आई यूज्ड हाँ. टू से यस, हाँ बोल हाँ. दूंगी। अच्छा ये एसमीज है, तुझे तो एसमीज बोलना आता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हो गए थे तो एसमीज बोल हाँ. लेती थी मैं, अभी भी बोल पाती हूँ। ये बोल मैच करके बोल लेगी, हाँ ठीक है। एंड they never used to pay me and I didn't know even that I should have charged, and it is Wow. bakaida, it's a Correct. profession, I didn't know. Correct. तो when I came to Bombay, तो मुझे लगा कि मुझे जानकारी मिलती रही। बाय दैट टाइम आई शिफ्टेड टू बॉम्बे, आई केम टू नो दैट ओके दिस इज अ प्रोफेशन। सो मुझे लगा चलो करते हैं। तो जब मैं कोशिश करना शुरू किया मैंने, पहली बात तो हिंदी लैंग्वेज का कोई काम मिलता ही नहीं था। नहीं आप बंगाली हो यार, वो बंगला एक्सेंट आ जाता है। आई सेड नो बाबा, बट माय प्लेस इज वेरी क्लोज टू झारखंड। तो मैं आई ग्रू अप स्पीकिंग इन हिंदी एंड यू नो हियरिंग भोजपुरी एंड मैथिली एंड व्हाट नॉट। सो समझा नहीं पाती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिर्फ बीइंग अ बंगाली, बांग्ला डबिंग के लिए भी मैं किसी एक के पीछे 3 साल घूमी थी, सिर्फ एक लाइन बांग्ला डब करने के लिए। एंड एवरीबडी यूज्ड टू से लाइक नो यू आर अ सिंगर, तुम्हें डबिंग करने की क्या जरूरत है? हाँ हो सकता है कभी कभी सिंगिंग शायद उतना अच्छा नहीं चले। मैंने बोला नो बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स द थिंग इज आई लाइक इट, आई लव इट, मुझे बड़ा मजा आता है, इसीलिए आई वांट टू गिव इट अ शॉट कि मुझसे ये हो पाता है कि नहीं। एंड आई रियली लव डूइंग इट। दैट इज व्हाई मुझे ये एक बार देखना है करके कि कैसा लगता है। दैट इज इट। तो rest, you know, and every day is a struggle, is a different struggle, so we all do it. क्या बात है, इट्स सो इंस्पायरिंग कि सचिन सर बोल रहे हैं, आप जो बोले लाइक कैसे किस रूप में पेशेंस यू नो आपको जैसे आपने लैंग्वेजेस के लिए दिखाया, जैसे सर क्राउड डब्स में करते गए मैंने भी किया, क्राउड बहुत किया क्योंकि वहीं पे मिलता था ना एक लाइन बोलने के लिए। सर एक ऑडिशन ले लो ना, सर एक लाइन बोलने दो ना, सर मैं कर लूंगी, सर एक बार तो देखो, सर एक बार करने दो। वो it happens, you know. और जैसे केका जी को बोला जाता था कि भाई आपका बंगाली एक्सेंट आ रहा है, तो मुझे तो आपका मराठी एक्सेंट आ रहा है। मराठी में बहुत जगह सुनने में मिला, इतनी जगह कि मैं बोला ठीक है कभी तो सुधर जाएगा, ठीक है देख लेते हैं। Oh God, don't tell me. बट आई थिंक इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो डिस्करेज नहीं किया आप लोगों को, यू नो, वो सुनना और बोला नहीं यार छोड़ यार ये अपने को नहीं हो रहा, वैसा नहीं हुआ कभी आपको, यू नो? दैट इज नहीं, ऐसा मेरे को लगा चांद है डबिंग इंडस्ट्री छोड़ देते, अपने से होने वाला नहीं है, ऐसा तो बीच में आता भी था। नहीं, मुझे क्या लगता है विशाल, हम लोग बहुत ढीठ भी है। आप जितना बोलोगे नहीं देंगे, नहीं हो पाएगा, हम उतना बोलेंगे अच्छा ठीक है अब तो देख करके ही छोड़ेंगे, तो करके दिखाएंगे। हम ढीठ भी बहुत है मुझे लगता है। I swear. नेहा मैम, व्हाट अबाउट यू? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अबाउट पेशेंस एंड जस्ट ट्रस्टिंग? मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस आप कभी अपने आप को, शायद मतलब मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ, मैं कभी अपने आप को ये नहीं बोलती हूँ कि मैं पेशेंस रख रही हूँ, क्योंकि जब आप अपने आप से कहते हो कि आप पेशेंस रख रहे हो, आपको लगता है बहुत बड़ा बर्डन लेके चल रहे हो। तो फॉर मी इट हैज ऑलवेज बीन कि टेक इट वन डे एट अ टाइम। ऑल्सो विद मी माई challenge has been, which has only made me better and only taken me in the right and up and above लेके गया है, वो ये है कि I started my voicing career and a family together. So for me that was like I was starting out, I was doing crowd dubbing and everything, and then you know I was about to become a mother. I took thoda sa break, then again I worked for some time, I again took second break and I worked. So for me this entire thing, अगर मैं ये सोचती कि मैं काम कम कर रही हूँ और मुझे जैसे प्रोजेक्ट्स चाहिए नहीं मिल रहे हैं और मैं भी सिर्फ क्राउड ही कर रही हूँ, ये सब मुझे कभी लगा नहीं। फ्रॉम डे वन व्हेन आई Mountain Vision, I always loved being in that environment, और वो joy is something that I used to look forward to every day, and I think that has not changed even today. तो वो काम का जो मजा होता है वो अगर आप चेज कर रहे हो तो हाँ 10 साल बाद हाइंडसाइट में बोल सकते हो कि अरे मैंने बहुत पेशेंस रखा, मैं अपने लिए बोल रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता मेरे लिए ऐसा बहुत वेट का ऐसा वो नहीं था मेरे लिए, और हमें किसी को भी नहीं पता होता है कि कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, बट इट्स जस्ट दैट बिकॉज यू आर परस्यूइंग दैट जॉय, यू इन द प्रोसेस ऑफ एंजॉयिंग योर जर्नी यू बिकम बेटर एंड बेटर, एंड समडे an opportunity strikes which for which you are ready,
and you make Right. it, and then the word spreads. You know how word spreads in this industry. आप काम अच्छा करते हो तो लोग चाहते हैं आपके साथ काम करना. If you're an easy person Correct. to work with, then obviously there are other factors also. But I think that grounding really helps, and then yeah, you can look back and talk about it with sweet memories, and you can say things like that. But it's the joy basically. So if you Yeah, if somebody is absolutely. pursuing it, if somebody is pursuing voicing with the idea of catching a good role very soon, getting contacts, catching a good production house, and doing too many gigs in a short span of time, all that will serve futile if you're not ready. And readiness comes with Correct. practice, and you can only practice if you're enjoying it. So basically it boils down to that. So Correct. yeah, the journey has been long and beautiful, and I could do these, you know, a family and work together because the industry and people are so wonderful. It has just supported me and pushed me higher and above. Yeah, Very true. that's Very about true. it. I So think I think they I think just made it very easy for me, I would say. करेक्ट करेक्ट. ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप लोग तीनों ने एक ही एस्पेक्ट का जवाब दिया, पर सब अलग अलग पर्सपेक्टिव से आए. कि Right. कि बिल्कुल. मदरहुड आया, एक एक यू नो लैंग्वेज रीजनल बैरियर्स आया. मतलब कितना मस्त लग रहा है यार कि मतलब इश्यू एक ही है पर उसके अलग इशू अलग एक ही चेहरे है. हो सकते हैं. बिल्कुल. सबने अपना-अपना एक्सपीरियंस ब्रिलियंट. किया है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. क्या बात है, क्या बात. आई हाँ. थिंक दिस इज रियली इंसाइटफुल ऑलरेडी. Barrier, you know, for me, I will just point out one more thing that हाँ barrier जी. मेरे लिए एक और था जिसके लिए मैंने उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया इस बात को when I was in Calcutta. That is, मैं ये बात इस प्लेटफॉर्म में कहना चाहती हूँ. It's very important. राइट. I have a problem which is a problem related to speech, which is stammering. I used to stammer ओके. a lot. And ओह. during my school time, my college time, I used to stammer way more than I stammer now. I also stammer now in few places. करेक्ट. That is negligible, but लेकिन उसको मैंने अपने आप पर काम किया. सो ये जो वल्नरेबिलिटी होती है ना टूवर्ड्स आपका जो सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है बिकॉज स्पीच बोले तू जब गाती है तब तो नहीं होता है, तू जब बात करती है तब क्यों होता है. अभी क्यों होता है बिकॉज इट्स अ डिसऑर्डर. एंड हमारे टाइम पे इतना एक्सपोजर मैंने कहा ना कि नहीं था. पेरेंट्स भी इतने ज्यादा इन्फॉर्म्ड वेल इन्फॉर्म्ड नहीं थे. जैसे कि डिसलेक्सिया वगैरह के बारे में हम लोगों को पता चला बहुत बाद में, राइट. अभी वी टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट तब मैं हमारे वहां पे कौन स्पीच थेरेपी क्या होती है कुछ पता भी नहीं था. सो आई हैड टू वर्क ऑन इट. तो डबिंग ऑल्सो हेल्प मी डूइंग दैट. तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये भी चैलेंजेस होते हैं बहुतों के साथ. करेक्ट. क्या बात है, क्या बात. इसको भी आपको लांघना पड़ेगा, अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा. करेक्ट. मुझे आपकी बातें सुन के ऋतिक रोशन की याद आ गई. ही आल्सो हैड द सेम थिंग. और आप लोग दोनों ऋतिक रोशन लेवल के फेमस हो, आप और ऋतिक. तो तो लवली. दैट्स एक्चुअली ये लोगों को और भी वो एक पर्सपेक्टिव दे देता है कि यार क्या कुछ हो सकता है, यू नो. I used to slap myself because of stammering because अगर कोई एक वर्ड अगर मान लीजिए वावल से शुरू हो गया ना, ए ई आ ओ ई, अभी भी होता है. And thanks to all my engineers that they are very patient with me in some places. क्योंकि मैं पहले ना बहुत I used to feel very shy. You know, you're a voice artist and you stammer. So right. आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है सेल्फ एस्टीम का. तो बट एक टाइम मैंने सोचा कि यार इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है. सो लेट्स फेस इट, लेट्स बी ओपन अबाउट इट. तो मैंने बोलना शुरू किया कि ऐसा ऐसा मेरा होता है. Kika, this wonderful thing you said about, you know, that you were tough with yourself. I just want to add a bit here कि self criticism जो होता है, हम जैसे भी feel करते हैं, I think it is worse than any other criticism that can come from outside. I swear. And
I hear so many, I see comments, people reach out to me, and I can sense the kind of criticism that they have. I just want to say one thing here कि आप जहाँ पे भी जो भी आर्टिस्ट हो या लाइफ में कुछ भी परस्यू कर रहे हो, I would just say that हम कहाँ से आए हैं, वहाँ से A point से B point तक या C point तक ही पहुँचेंगे ना. हम A point से Z नहीं पहुँच सकते. अगर दूसरे आपको Z या Z1 पे दिख रहे हैं, तो उनके माइलस्टोन से अपने आप को कंपेयर करके don't belittle the world that you're coming from. Maybe you came from a place where there was only Hindi medium, so you can't expect that you will come here and you will start doing English work. It will not happen. Of course, it is possible, but it will take some time. So, yeah, I mean, let's learn from Keka to be kind to ourselves. That will serve us and, help us bring out the best. And it's not something that we want to do for ourselves. Because as an artist, you cannot fake the feeling that you have for yourself. It will come in your work. So, this is something very special that you shared, Keka. Thank you. Yeah, my pleasure. I really wanted to point out this thing. That is why, because ये बहुत आम चीज है, होती है लोगों के साथ. मेरे घर में और भी 2 बच्चे हैं जिनके साथ स्टैमरिंग इश्यूज है, तो we deal with it. Right. But I think as artists we are थोड़ा in general self critical, क्योंकि आर्ट बहुत ही वो है ना, वेग है ना, तो पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से हम काफी सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं. बट आई थिंक वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट एंड सोचना पड़ेगा कि नहीं यार. I want to say something, Vishal. I was just thinking about it, that when you were, we were talking and we were discussing what are the kind of things that we would like to touch upon. And I think this tendency of looking at ourselves from the eyes of others, उसको हम कुछ ज़्यादा weightage दे देते हैं, which only kills us. फिर हमको लगता है हमने इतना सारा turmoil क्यों झेला यार? Like we should have been able to get over it sooner. So उसका एक boundary है कि it is only limited to casting. That okay, not fitting the role. That means not fitting the role. Anybody can face that. It is not about us. So yeah, this self-criticism goes too long. I think थोड़ा objective रहने की ज़रूरत है हमें उसके लिए. Yeah. Correct. Lovely. I think ये बहुत ही मजेदार सवाल था मेरे हिसाब से. बिल्कुल. है ना? ओके, तो मूविंग ऑन. तो सचिन सर, आपने बोला था कि आप किस तरह के काम हम करते हैं. तो मुझे एक पर्सपेक्टिव चाहिए कि यूजुअली किस तरह के काम होते हैं वॉइसिंग में, और क्या सब कुछ करना होता है, या कोई लोग चूजी होना ज्यादा बेटर मानते हैं कि यार नहीं मैं ऐसे टाइप का काम नहीं करूंगा, वैसे ही करूंगा. ये बेटर अप्रोच होता है कि सारे काम लो, जो काम आ रहा है उसको उठाओ, ताकि व्हाटएवर. तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द राइट अप्रोच? वो अगर मेरी पर्सनल बात की जाए तो मैं कहूंगा कि ये अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अपने को खुद को ही पता चल जाता है. मतलब शुरू में तो चलो, जब आप न्यू आर्टिस्ट होते हो तो ऐसा है कि भाई चलो जो मिला कर लिया. जैसे हमारी जब शुरुआत हुई थी 10 साल पहले, 12 साल पहले, तो हमको तो ऐसा था कि भाई जो काम मिले वो चलो शुरू कर देते हैं. नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा, और नए कैरेक्टर्स कैसे प्ले किए जाते हैं, माइक पोजीशन कैसी होती है, ये हमको पता नहीं था उस समय. तो मतलब इतना बेसिक हम लोगों का कच्चा था कि ऐसा था कि उस समय तो चूजी होने का सवाल ही नहीं उठता था. हाँ, लेकिन जब फिर बाद में करते ऐसा लगने लग गया कि भाई अब कभी ऐसा हो जाता है कि भाई ये बजट मुझे नहीं परवड़ रहा है, या फिर मैं इसमें ज्यादा सूट नहीं हूँ, या कभी अगर ऐसी बात की जाए तो ऐसा भी होता है कि सामने वाले के नेचर के साथ भी अपना नेचर मैच हो. कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ काम करने का मजा आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ काम करने में उतना अच्छा नहीं लगता है. मतलब कभी नेचर का, ये सारी चीजें, मतलब ये मैं एक अपने पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ. और अगर चूजी होने की बात की जाए तो यस, एक सर्टेन आपकी जब लेवल हो जाती है तो उस समय तो थोड़ा चूजी होना ही चाहिए. वरना फिर मतलब मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं उस चीज में. तो थोड़ा सा चूजी हो जाना चाहिए, लेकिन एक लेवल पे पहुंच जाने के बाद. ऐसा है कि जब आप एक लेवल पा लो कि भाई अब मुझे ज्यादा लीड काम मिल रहे हैं, या मुझे अच्छे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, तो उस समय फिर बजट को लेके और आपके काम को लेकर फिर आपको सामने वाले को प्यार से बोल देना चाहिए कि भाई मैं इतने में इतना करता हूँ, और दूसरी चीज मतलब नहीं, मैं ये कैरेक्टर्स अभी करना छोड़ दिया हूँ, तो मुझे अभी कोई अच्छा ये रहेगा तो मुझे बुलाइए. तो एक आपको खुद ही पता चल जाएगा, अपने आप ही लगने लग जाएगा कि हाँ, अब मुझे ये काम बंद कर देने चाहिए, मुझे ये काम चूज करने चाहिए, मुझे इतना चूज होना चाहिए. ये अपना एक्सपीरियंस ही बता देता है. करेक्ट. क्या बात है. केका, आप तो दो सिंगिंग भी हैं, सिंगिंग में भी हैं, वॉइसिंग में भी हैं, डबिंग में भी है, और इन सब में अलग अलग लैंग्वेजेस में भी हैं. तो जब मैं आपको बोलता हूँ कि आप चूज कैसे करोगे, तो आप क्या करते हो? व्हाट इज योर अप्रोच?
If I talk about dubbing, मैं सच बता रही हूँ विशाल, I really have to enjoy my work, whatever I'm doing. मैं Right. सिर्फ काम करने के लिए या सिर्फ वो काम करके पैसा मिलेगा, या मतलब ठीक है वो कभी कभी होता है ना, जैसे सचिन भाई ने कहा कि पहले पहले करते थे क्योंकि पहले पहले सीखना था. अभी Right. जैसे नाउ द जनरेशन आर कमिंग, जो लोग न्यू आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, उनके लिए तो बहुत अच्छा है. दे हैव लॉट ऑफ पीपल टू गाइड देम. हमारे पास उतना गाइडेंस नहीं था, तो माइक फेस करने की बहुत जरूरत थी. जितना माइक फेस करेंगे उतना सीखेंगे, Right. जितनी डांट मिलेगी उतना ज्यादा सीखेंगे. तो इसलिए तब चूज करने का ये वक्त नहीं था, तो Right. जो मिला वो किए. बट या मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं सिर्फ छापने के लिए काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता. मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि मतलब आप जस्ट जाओ, बोलो, आ जाओ, कुछ उतना क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है. बट मैं क्रिटिकल हो जाती हूँ. मुझे परफेक्शन चाहिए. तो परफेक्शन चाहिए तो फिर स्टूडियो टाइम, फिर लॉट ऑफ थिंग्स. सो या इसके लिए वो काम मैं थोड़ा सा एंजॉय नहीं करती हूँ, और बस, और कुछ नहीं बाकी. Lovely. Yeah. Lovely. पर आई थिंक एंजॉय, आप जो एंजॉय वाली बात बोल रही थी, जैसे मैं बोल रहा था मैं सबके बारे में थोड़े एनेक्डोट्स बोलूंगा, तो वैसे आपके बारे में जो एनेक्डोट मुझे पता है वो था, मैं आपको पहली बार 3 साल पहले इंडिया वॉइस फेस्ट में, हालांकि मिला नहीं था, आई गॉट टू नो अबाउट यू. और वो Yeah. परफॉर्मेंस में आपने जो एंजॉय ना सिर्फ एंजॉय किया बल्कि हमको भी करवाया, बिकॉज आई रिमेम्बर द एनर्जी लेवल शॉट अप. आई वाज नेक्स्ट डे आपको शायद क्यू लैब में मिला आई थिंक, और मैंने जी. आपको बोला कि यार क्या परफॉर्मेंस. और मैं तो, मुझे पता, मैं यूजुअली ना पहले शुरुआत में ऐसे बात नहीं कर लेता, आई एम लाइक यार पता नहीं वो सामने वाला कैसे सोचेगा, क्या सोचेगा वगैरह. बट दैट परफॉर्मेंस वाज सो Oh, electrifying. I have started my career with live, Vishal. It was. So live is like for me. मुझे कुछ हो जाता है. मैं कुछ आ जाता है मेरे में. माता आ जाती है. कुछ तो होता है. तो वो इलेक्ट्रीफाइंग ऑडियंस, हाँ, तो वो हो जाता है. और दूसरी बात एक और है कि वोकल कॉर्ड है, और वोकल कॉर्ड को आप यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो. तो मैं गाती भी हूँ, वॉइसिंग भी कर रही हूँ, और भी बहुत कुछ करती हूँ, कभी सुपरविजन भी करती हूँ. तो आप थोड़ा सा बचा लेंगे तो इसके लिए अच्छा है, बेहतर होगा. राइट. हाँ, थोड़ा सा बेहतर होता है. हाँ. नेहा मैम, व्हाट अबाउट यू? किस तरह के काम एंड चूजी वक्त क्रिटिकल फैक्टर होता है कि समय कितना है आपके पास, और लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज क्या है, और एज एन आर्टिस्ट आप ग्रो कर पा रहे हो कि नहीं. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं, जब मेरे पास चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आई ट्राई टू डू प्रोजेक्ट्स विच आर वेरिड एंड डिफरेंट, and which is something that will teach, or it is a kind of project that will teach me something or take me into a new space. तो मैं वैसी चीजें करना पसंद करती हूँ. फिर वो ऑब्वियसली टाइम आपके पास उतना ही है, 3 काम आपके पास अवेलेबल है, तो आप देखोगे क्या चीजें फिट हो रही है आपके स्केड्यूल में, दैट आई विल पिक अप, एंड अदर्स आई विल एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम. सो दैट इज वॉट माई थिंग इज, एंड आई लाइक टू also have some space in the day for things that feed my work, that feed my life. So वो मेरे लिए balance बहुत बहुत ज़्यादा important है. Not because I want to relax or chill, but also because that brings quality in me as a person, and it exposes me to different things. So वो एक space होना day में बहुत important है. तो बस that is my criteria, and whatever can fit the bill, I pick up. Whatever doesn't, I feel that it is not meant for me. But right, and yeah, this happens that's about it. This approach of yours was even when you started off, because you had to manage. I did not have this choice. No, because I did not have as much work at that point of time. I had a lot of time then. So I would take up everything that came my way. I was also learning. और जैसा कि केका ने और सचिन ने कहा कि तब उस वक्त का चैलेंज ये था कि सिखाने वाले लोग नहीं थे, लेकिन प्लस ये था कि समय बहुत था और आप ऑन जॉब सीख सकते थे. उसकी एक्सेप्टेंस भी थी, और प्रोजेक्ट्स भी इतने टाइट नहीं होते थे, इतनी टाइट डेडलाइंस नहीं होती थी. आई हैव माई सेल्फ लर्न सो मच ऑन जॉब, नॉट नोइंग व्हाट एम आई गेटिंग इनटू द स्टूडियो फॉर, गेटिंग ऑन द माइक, लुकिंग एट पीपल, लर्निंग एंड सीइंग, वाचिंग क्राउड एंड लर्निंग. सो दैट इज हाउ आई हैव लर्न.
दैट वाज द पॉजिटिव देन। आज पॉजिटिव ये है कि आपको रेडी होके आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। तो इफ यू आर रेडी यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग। वी नो सो मेनी पीपल 4-5 सालों में उन लोगों ने कितना सारा काम किया है बिकॉज दे वर रेडी, और अब सिखाने वाले हैं। तो बोथ द टाइम्स हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स, एंड यू जस्ट कांट एक्सपेक्ट बेस्ड ऑन सम अदर माइलस्टोन दूसरे स्पेस एंड टाइम का। आई थिंक इट्स वेरी इजी, नॉट सच अ टफ डील। क्लाइंट साइड से किसी को ऑफेंड हो सकता है कि आप अवेलेबल नहीं हो किसी टाइम के किसी काम के लिए, बट आई थिंक यू जस्ट हैव टू ओवरलुक इट, डस्ट इट ऑफ एंड मूव ऑन। एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर राइट, यू आर ऑनेस्ट टू योर क्राफ्ट, आप समय बचा नहीं रहे हो, आप आलस नहीं कर रहे हो, आप अपने काम में ऑनेस्ट हो, यू आर गिविंग द वर्क व्हाट इट टेक्स, आई थिंक यू विल बी फाइन, वर्क विल टेक केयर ऑफ यू। या करेक्ट। तो आई थिंक द टेक अवे इज दैट एज अ बिगिनर आप कोशिश करें कि जितना काम ले सकते हैं लीजिए, और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं यू जस्ट हैव टू आपके हिसाब से जो सूट होता है वो बिल्कुल कीजिए। आज के टाइम में तो थोड़ा सा हम ये भी बोल सकते हैं, लेट्स टेक द एडवांटेज ऑफ टाइम एंड सो मच एक्सपीरियंस दैट वी हैव ऑन बोर्ड, लेट्स फोकस ऑन लर्निंग फर्स्ट एंड नॉट फोकस ऑन यू नो गेटिंग कॉन्टैक्ट्स, बिकॉज उससे प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि आज के टाइम पे एवरीथिंग इज पब्लिक, आपने कुछ भी काम किया एवरीथिंग गोज अराउंड, तो ऐसा बहुत कम हो पाएगा कि आपने कोई चीज करी वो आपने अपने बेस्ट लेवल तक नहीं करी, एंड देन यू विल लूज आउट अ लॉट ऑफ पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स एंड वर्क दैट यू मे हैव अदरवाइज गॉटन इफ यू हैव you know laid low for some time and just focused on learning. So let's take advantage of what we have today. Yeah, right, correct. So Neha ma'am, next question I'll start from you only. What is the biggest misconception that people have about this industry, like industry या voice artist बोलिए या artist बोलिए, कि कुछ तो एक गलत फहमी जो आपको या मजेदार लगता है या क्लियर करना है आपको कि नहीं यार? Yeah, so I would say that it's a very common question ki have you met these big superstars, celebrities that we you know become उनके projects का जो हम part बनते हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि आप किन से मिले हो। So because of the nature of work is such कि हर काम डबिंग का काम isolation में होता है, आप अलग से जाके अपना काम करते हो और आप आ जाते हो, सारी मिक्सिंग प्रोसेसिंग वो सब चीजें बाद में होती है। तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, और कई बार लोग पूछते नहीं है लेकिन अज्यूम कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा फनी हो जाता है। It doesn't work like that. Yeah. Any funny anecdote that you recollect? Yeah, in Lion King only I like शाहरुख खान से मिले, शाहरुख खान से मिले। नहीं, मैं शाहरुख खान से नहीं मिली। शाहरुख खान से आप मिलेंगी तो मुझे प्लीज बुलाइएगा, मैं तो I'm sure. बहुत बड़ा फैन हूँ। Your love for him is world known. It's very evident, no? But you do, I mean, you mimic him so well. Thank you. You do, Vishal. You do. Thank you. Thank you so much. Keka, what about you? क्या misconception आप कुछ funny सा कुछ विशाल, funny मैं बताती हूँ। During this lockdown only, few of my friends, few of my known people, and after lockdown also, they were like, सोच रहे थे कुछ, अभी तो थोड़ा काम ठंडा है, तो ये जो डबिंग शबिंग होता है ना, वो करके देख लेते हैं क्या होता है। Oh my God! I can't tell you, so many people say that. So that says it all, you know. Oh yes. So this misconception is very much out there that dubbing shubbing कभी भी आप कर सकते हैं, and it's very and जब आपका कोई काम नहीं है तो you can just give it a shot and see कि you know it's very जाते ही मतलब काम मिल जाएगा, झट से आपको कैरेक्टर करने को मिल जाएंगे। I swear, तो you can understand, अभी कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है मिसकंसेप्शन के बारे में। इस पे 1 घंटे का हो सकता है हमारा कि मुझे इसने बोला, मुझे उसने बोला। Oh God, and I used to laugh so much. Right. Oh shit, ये तो सबके साथ हुआ। सचिन भाई आप बताइए। जी भाई, जब KGF का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उसमें जो पहली लाइन थी वायलेंस वायलेंस वायलेंस, अब उसमें ऐसा था कि भाई चलो वो पहले टेक किया, टेक करने के बाद फिर बाद में उसकी मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग होने के बाद उस वॉइस के ऊपर जो भी काम किया गया बाद में मिक्सिंग में, तो लोग ऐसे बोलते थे भाई एक बार बोलो ना वो डायलॉग, तो मैं बोल देता था वायलेंस वायलेंस वायलेंस। नहीं वो वैसा मजा नहीं आ रहा है, एक बार वापस बोल देना। अरे भाई ठीक है, ये ले। अच्छा ले भाई चल ठीक है, वायलेंस वायलेंस है।
अरे यार उसमें मजा नहीं आ रहा है, काम करना वो फर्स्ट वाला माँ का डायलॉग बोल देना। मैं उनको बोलता था भाई डबिंग सामने माइक है, माइक के बाद मिक्सिंग होती है, पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत सारा काम होता है, उसके बाद वो आवाज जब आप थिएटर में आपके कानों पर आती है वो आपको अच्छी लगती है। हम जो अभी यहाँ पर बोल रहे कि भाई चलो तूने बोलने के लिए बोल दिया तो मैंने बोल दिया, अब उसके अंदर तू परफेक्शन चाहेगा तो भाई चल स्टूडियो और उसके बाद पोस्ट में पूरा बैठ जा, फिर तुझे पता चलेगा क्या होता है। Oh God. और फिर डेनवर की हंसी तो कम से कम 1000 1200 1500 बार मैंने सबके सामने, मुझे तो ऐसा लगा ये क्या मेरा नेचर ही बन गया। जब देखो अरे सचिन वो हंसा, अरे नहीं नहीं सचिन कल जैसा हंसा था वैसा हंसना, अरे यार रोज रोज ये बहुत सारी फनी चीजें मेरे साथ होती थी। ओह शिट, ये तो हाँ यार, God. आई थिंक ये ब्रिलियंट है। हाँ। वैसे सुनाई नहीं दे रहा यार, करेक्ट करेक्ट। Sorry Yeah. guys, Or I was also- I was moving a lot because my battery got drained and I'm just putting it on charge. नो प्रॉब्लम एट Yeah. ऑल। ऑल्सो But ऑन yeah- थोड़ा सा सीरियस नोट पे एक आई थिंक बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी होता है जो आई थिंक हमें मेंशन करना चाहिए कि ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज इट इज कॉल्ड अ वॉइस एक्टिंग और वॉइस ओवर इट इज जस्ट वॉइस। सो आई हाँ। थिंक वो थोड़ा सा इसीलिए सबको ऐसा लगता है शायद कि आवाज ही तो है, पर एक्चुअली Right. उसके पीछे बहुत सारा कैरेक्टर वर्क, बहुत सारा वर्क होता है जो हमारे केस में डबिंग या इन सब चीजों में हम ऑन माइक करते हैं स्पॉन्टेनियसली। एक एक्टर तो खुद भी Right. प्रिपेयर करता है, देयर इज कैरेक्टर स्टडी, देयर इज रिसर्च वर्क, कॉन्टेक्चुअल रिसर्च, सो मच वर्क हैपेंस, देन यू ब्रिंग दैट Right. कैरेक्टर लाइव। विद अस वी आर ऑन माइक, अभी स्क्रिप्ट मिली है, वो रेडी हो रहा है और आप बस देख के पढ़ते जाते हो। टू रिक्रिएट दैट काइंड ऑफ थिंग इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्टडी of characters and thoda sa intelligence and practice that ways. Voice comes Correct. last. Voice is an instrument that helps you bring it out. उससे पहले का it's all cerebral work which I think थोड़ा सा बात नहीं होती है जिस बारे में। वेरी ट्रू, बिल्कुल, वेरी ट्रू। बिल्कुल। एक्चुअली फनी, जब मैं नौकरी करता था और मैंने जस्ट क्विट किया था, मैंने पेपर्स डाल दिए थे और तो लोगों को जानना था यार ये वॉइस ओवर है क्या, ये वॉइस एक्टिंग है, तो मुझे पूछते थे कि यार क्या है क्या ये वॉइस ओवर। तो मैंने कहा यार वो जो एड वैड में आप सुनते हो वही है। तो वो पूछ रहा था अच्छा तो तुम जब लिखते हो, तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लिखता। अच्छा तुम लिखते भी नहीं हो, तो बस बोल ही रही हो, तब तो आसान है बे, बोलना ही है, लिखा हुआ भी भाई। कहीं। तो मैं सोचने लगा, क्योंकि मैं तो अब तक जस्ट पेपर डाला था ना, मैंने कहा हाँ यार इतना ही कर रहा हूँ मैं, क्या बात कर रहे हैं, ये तो बड़ा ये हो गया, कुछ है ही नहीं टैलेंट, मतलब मैं तो कुछ काम ही नहीं खाली कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मतलब सिर्फ बोल रहा हूँ, कुछ काम ही हाँ नहीं है। बस बस ऐसे ही पैसे कमा रहे, कुछ नहीं होने। ऐसे ही पैसे कमा लेते हैं। भाई ओह माय गॉड, दैट्स सही ब्रिलियंट। बात है। लोगों को पता ही नहीं है ना परफॉर्मेंस के बारे में, कुछ पता ही नहीं है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है हाँ भाई चल हम भी बोल देंगे। करेक्ट, हाँ। एग्जैक्टली। मैं हाँ, एक मपेट या ह्यूमन एंड पपेट शो में एक कैरेक्टर करती थी। ऑडिशन के टाइम पे ऑडिशन तो कर लिया, बट इट वाज जस्ट लाइक हाँ बोलो कैसे हो, इस तरह से। और जब वो करती थी ना, बैंड बज जाती थी गले की यार। एग्जैक्टली। 150 लाइन बोलने के बाद मुंह से कुछ निकलता नहीं था। और Yeah. You know, I cannot agree more with probably all of the things that you guys have shared, especially towards the end, you know, things like बोलना ही तो है। तो सचिन ने एक अच्छी बात बोली कि लोगों को लगता है कि ये आवाज़ जो सुन रहे हैं और जो टीवी पर देख रहे हैं, तो यू नो सचिन, इसको लेकर हम सबके साथ ही होता है। कई बार गैदरिंग में होते हैं और किसी नई जगह होते हैं, कोई कहता है ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, तो लोग बोलते हैं कुछ सुनाओ ना यार। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार एक काम करो, कभी आपकी गैदरिंग में कोई डॉक्टर होता है तो आप उसको बोलते हो चलना एक सर्जरी करके दिखाओ ना यार। सर आप अरे सिंगर come का on, दर्द Good one. सोचो। I'll borrow this. So- I'll borrow this. Exactly. Thank you. आप एक ये सिंगर बोलेंगे। का दर्द सोचो सर, सिंगर का दर्द सोचो। वो तो सिंगर का जहां दर्द तो अलग जाएगा, होता है, क्योंकि- अच्छा गा के बताओ, सिंगर अच्छा का गला दर्द खराब अलग है, होता है। अच्छा फिर तो मतलब बहुत नकचड़ी है यार। मतलब सिंगर तो जहां जाएगा उसको गाना ही है। नहीं, और ये मेरे बिल्कुल, साथ बिल्कुल। डांसिंग में होता है, ओह गॉड डांस करके दिखा। भाई दिखाना, भाई दिखाना। यार। सबके दर्द हैं, मगर क्योंकि हम नो व्हाट यू आर सेइंग विशाल इज राइट, सिंस यू डांस सो वेल एंड केका सिंस यू सिंग, आई अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली। बट क्योंकि हम बाकी तीन लोग प्योर वॉइस वाले बंदे हैं, तो हमारा बायस थोड़ा इस बात को लेकर है। जैसे एक चीज बड़ी रहती है कि अरे यार सुन के लगता नहीं कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, हाँ तो इट्स मतलब लाइक सेइंग कि किसी आदमी को देख के post-production लगता समझ नहीं कि नहीं आता है लॉयर हो, ना। लगता नहीं देख के कि डॉक्टर हो, तुमको देख के Correct. लगता नहीं कि तुम एप्पल के सीईओ हो। हाँ, तो उनको समझाना लगता पड़ता है तो कि जब हम माइक पर जाते हैं
और जिस तरह से कैमरे के सामने लोग जाते हैं, तो सबसे खूबसूरत अगर शख्स को भी कैमरे के सामने मेकअप करना पड़ता है, Right. Yeah. क्योंकि इतनी लाइट इतनी Right. हार्श होती है कि सबसे खूबसूरत चेहरे में भी पैचेस दिखते हैं। तो उसी तरह सबसे Right. खूबसूरत आवाज़ों को भी जब ब्रॉडकास्ट के लिए रेडी करना होता है, तो हमको कंप्रेशन यूज़ करना होता है, Right. इक्वलाइज़ेशन यूज़ करना होता है, ताकि आपकी बिल्कुल आवाज़ की जो अच्छी क्वालिटी से वो निखर कर आएँ। पर आज तक बिल्कुल दुनिया बिल्कुल में ऐसा कोई माइक नहीं बना है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना है, जो आपके अंदर एक्सप्रेशन ले आए, अगर आपके पास नहीं है तो। So, बिल्कुल बिल्कुल like Neha so beautifully said that it is not the voice, there is so much that goes behind it. And I usually Right. say, when I have these programs or trainings, I say it is not about the voice, it is about the performance of the voice. And which is so important. In fact, मैं जो questions देख रहा था, guys, before we culminate this session, लोग बहुत प्यारे प्यारे comments लिख रहे हैं सबसे पहले. So thank you all 4 of you. People are thoroughly enjoying this session. मैं खुद personally I'm getting such amazing insights. I think एक चीज़ I'm sure आप सब agree करेंगे कि इस तरह का मंच इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम एक दूसरे से सीखना हमने बंद कर दिया है. हम कहने को वेटरन्स हैं, कहने को बहुत Very well एक्सपीरियंस said. भटे Very हुए well कलाकार said. हैं. मुझे हमेशा लगता है कि क्यों ऐसा है कि जो उभरते हुए कलाकार हैं, जो बडिंग वॉइस आर्टिस्ट हैं, उन्हीं को सीखना है. मुझे भी आपसे सीखना है, शायद आपको Right. भी हम में से किसी से सीखना चाहिए. सो इंडिया वॉइस फेस्ट जैसा कोई मंच होता है जो आई थिंक एक काम बड़ा अच्छा होता है इसमें कि हम कॉलीग्स एक दूसरे को सुनते हैं और देयर इज सो मच टू Yeah. लर्न, नो? सो इट्स अमेजिंग. एंड सबके Yeah. जो वेरिड बिल्कुल एक्सपीरियंसेस हैं वो पता चलता है कि यार कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है एंड व्हाट दे ब्रिंग टू द टेबल एंड हाउ वी आर गुड और बैड और व्हाटएवर आवर सिचुएशन इज वी कैन असेस दैट बेस्ड ऑन दैट. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. एक सवाल मैं देख रहा हूँ बहुत रेगुलरली पूछा जा रहा है कि हाउ डू यू गेट रिड ऑफ योर मदर टंग इन्फ्लुएंस? तो अभी जैसे अगर मैं बात करूँ, सचिन आप महाराष्ट्रन हैं, केका आप मूलतः आप बंगाली हैं, है ना? विशाल आपकी आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है? मलयालम. Malayalam. आई एम Malayalam. मलयालम. मलयालम. व्हाट अबाउट यू नेहा? Hindi. हिंदी. For me, तो it's Hindi. हाँ, मेरी भी हिंदी है. मैं हिंदी में सोचता हूँ, भले ही मेरा 70% काम अंग्रेजी में होता है, पर मैं सोचता हिंदी में हूँ और हिंदी से मुझे बेइंतहा मोहब्बत है. हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ रोमांस फॉर मी, हिंदी और उर्दू. मगर आई एम श्योर आप लोगों की अगर बात करूं तो ऑल ऑफ यू रिकॉर्ड ब्यूटिफुली इन हिंदी एंड सम ऑफ यू रिकॉर्ड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस. जबकि वाइल ग्रोइंग अप तो आपको नहीं पता था कि ये काम करेंगे, और हम सबके घरों में हमारी वही भाषा जो जिस प्रांत से हमें है, और उसका बड़ा गर्व भी होना चाहिए. अगर आप महाराष्ट्र में तो यू शुड बी प्राउड ऑफ स्पीकिंग मराठी. पर अगर आप हिंदी कोई डब कर रहे हैं और वो एक नेशनल ऑडियंस के लिए जा रही है, तो सुनने वालों को नहीं पता चलना चाहिए कि आप कोल्हापुर से हैं या पुणे से हैं. उनको तो एकदम न्यूट्रल हिंदी आनी चाहिए. तो आप लोगों ने, अगर मैं सचिन आपसे कहूं संक्षेप में, ब्रीफ में मुझे बताएं, हाउ डिड यू गेट ओवर योर दिस इन्फ्लुएंस ऑफ मराठी व्हेन यू स्पीक हिंदी? मतलब अगर शुरुआत की अगर बात की जाए तो देखिए मेरा मराठी एक्सेंट बहुत आता था, लेकिन फिर ऐसा हो गया कि धीरे-धीरे जब डबिंग करते बहुत सारे डबिंग डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि भाई तेरी जो हिंदी है इसके अंदर मराठी टच बहुत ज़्यादा आता है, तो तुझे पर्सनली उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो तेरा सबसे पहले तो डिक्शन सुधार के आना, और उसके लिए तो एक काम कर, तू हिंदी जो अच्छे-अच्छे राइटर्स हैं उनकी किताबें पढ़ा कर, और किताबें पढ़ने के बाद फिर बाद में मोबाइल में ऐसे रिकॉर्ड करना, वो लाइन्स रिकॉर्ड करना और सुनना खुद ही कि भाई तेरा कितना मराठी एक्सेंट उसमें से गायब हुआ है और कितना हिंदी तेरा उसमें ये हुआ है। तो ऐसे करते-करते काफ़ी वक़्त बीत गया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग गया। फिर रात-रात को जब मैं डबिंग से घर पे निकल जाता था, तो घर पे बैठ के प्रैक्टिस करता था कि भाई चलो अभी अपने डिक्शन पर काम कर लेते हैं। फिर धीरे-धीरे सुधारता चला गया और लोगों को अपने आप पता चलने लग गया कि भाई हाँ, इसका अभी मराठी एक्सेंट जो है वो कम हो गया है। और फिर मुझे वंडरफुल. बाद में अच्छे-अच्छे काम थोड़े से ज़्यादा मिलने लग गए, ये हो गया था। वंडरफुल सचिन. जी, सचिन, मैं ये जवाब जानता हूँ और मैं हाँ, कई बार ये लोगों से कहता हूँ, मगर जब आप लोग ये जवाब देंगे ना, तो जो देखने वाले सैकड़ों हजारों लोग हैं, तब उनके जी, माथे में ये बात आएगी. क्योंकि ये मैं बोल बोल जी, के जी, थक गया हूँ कि ये जो भाषा पे काम, भाषा पर काम करना एक अफेयर या वन नाइट स्टैंड नहीं है. ये टिंडर की डेट नहीं है. भाषा पे काम करना एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है. लॉन्ग यू टर्म हैव टू गेट रिलेशनशिप। मैरिड टू दैट लैंग्वेज. आपको, जैसा Yeah. सचिन ने कहा, उनकी 2 बातें उन्होंने हाइलाइट की. एक तो उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की और दूसरा उन्होंने बहुत वक़्त दिया.
तो आजकल मैं देखता हूँ कई बार ना लोगों के पास प्रैक्टिस करने की तबीयत है, ना वक्त देने का मिजाज है, तो दोनों ही चीजें नहीं है और हमको एवरीथिंग नाउ एंड टुडे। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट बच्चा भी जब जन्म लेता है तो उसको 8-9 महीने लगते ही हैं। आपको जल्दी है तो Exactly. 4 महीने में नहीं होगा ना, डज़न्ट Right. वर्क दैट वे। तो उसी तरह भाषा पर काम करना भी, अगर आप जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस इन्फ्लुएंस, बंगाली केका, आपसे अगर मैं जानूं संक्षेप में अगेन, व्हाट डिड यू डू टू वर्क ऑन योर हिंदी? सर मैं पढ़ाई बंगाली मीडियम से ही की थी, बट Amazing. Okay. मैं जिस जगह से हूँ वहाँ तो हिंदी बहुत बोली जाती है, बिकॉज इट्स वेरी एंड ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अप्रोच ऑफ झारखंड, लाइक स्टार्ट ऑफ झारखंड। मेरे घर से 40 मिनट्स जाएंगे तो वो धनबाद आ जाएगा। तो मेरी कभी भी एक्सेंटेड हिंदी नहीं थी, कभी भी नहीं अच्छा, थी। ओके। लेकिन हाँ, बीइंग फ्रॉम द बंगाली मीडियम, वेडनेसडे बोलती थी मैं सर। मुझे Correct. बहुत देर तक पता नहीं था कि इट इज नॉट वेडनेसडे, इट इज वेंसडे। तो एग्जैजरेशन बोलना नहीं आता था मुझे, और भी बहुत सारी ऐसी जो प्रोनाउंसिएशंस है नहीं आते थे। बिल्कुल। लेकिन मैं उर्दू लैंग्वेज की मुरीद रही हूँ। मैं गजलें गाती रहती थी बचपन से। आई वुड पॉइंट आउट दैट सिंगिंग हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज आई वाज ऑलवेज बीन अ सिंगर। क्योंकि दोहे, भजन, गजलें जब गाते हैं आप, और मुझे बड़ा मतलब परफेक्शनिस्ट आप कह सकते हैं, मुझे अच्छे से प्रोनाउंस करना अच्छा लगता था। कविता बोलती थी, बंगला में ही बोलती थी, कविताएं बोलती थी, और पापा सिखाते थे। कभी मैंने अल्ले बाबल्ले अल्ले ऐसे कभी बात ही नहीं किया। पापा यूज्ड टू ऑलवेज से साफ बात करो, तो वो था। लेकिन वही उर्दू सीखते सीखते, गजलें सीखते सीखते, I गाना think गाते that's a गाते very nice वो point. या ये वो बहुत अच्छा पॉइंट है वो केका, वो क्योंकि हो गया। ये कई बार मुझे भी ऐसा लगता है, मैं भी इस बारे में जिक्र करता हूँ कई बार कि गज़लें सुना करो, उनके उनके मायने इंटरनेट पे मिल जाते हैं। तो जो लेयर्स होती हैं, जो सबटेक्स्ट होता है, वो समझ में आता है। पोएट्री है, फाइनली गज़ल पोएट्री ही है, कविताएँ सर ही हैं। अभी तो फिर भी इंटरनेट है हमारे पास। सर मैं हाँ, जब उस वक़्त तो इंटरनेट भी नहीं स्कूल की बात करूं, तो मैं टिफिन टाइम में, टिफिन खाते वक्त बैठ के, थैंकफुली मैं जो स्कूल में पढ़ती थी वो सरकारी स्कूल था। सर साल के 21 रुपए लगते थे, वैसे स्कूल में पढ़ी हूं मैं। और तीन मीडियम हुआ करते थे, हिंदी, उर्दू एंड बांग्ला। तो मैं बांग्ला मीडियम से थी, लेकिन थैंकफुली उर्दू मीडियम के लोग भी, हम लोग सब बैठ के टिफिन खाते थे। तो मैं बाकायदा डायरी मेंटेन करती थी, हर एक गजलें लिखा करती थी, और हर एक शब्द का मीनिंग मैं बोलती थी किताबें लेके आओ और मुझे जानना है कि ये किसका क्या मीनिंग है। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट एकदम मतलब क्लास साल मत बताना केका, साल 6, और 7 क्लास मत नहीं बताना। ये इंटरनेट पे लोग जो है ना, कौन ये बहुत जल्दी नहीं, आई मैथ कर एम लेते वेरी हैं। प्राउड अबाउट माय एज। सो क्लास 5-6 से मैंने शुरू कर दिया था ये करना, क्योंकि मुझे हाँ, गजलें मतलब बहुत पसंद 2000 थी। 2 गाइस 2005-2006 में क्लास 6 में इन्होंने ये सब करने की शुरुआत की थी। नहीं और नहीं 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 मुद्दे की बात ये है, आई थिंक केका जो आपने बोला उसका मेरे लिए हाईलाइट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट यू आर वेरी फॉन्ड I ऑफ am. वांटिंग टू नो अबाउट द लैंग्वेज। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। जो देख रहे हैं, लिख लो, ये लाखों करोड़ों की बातें सर हैं। मुझे तो ऐसा लगता है और शौक कुछ होना चाहिए। लैंग्वेजेस मुझे बोलना आता था तो और अच्छा होता था। हाँ, मतलब आई बाकियों को भी काम लव करने दो ना केका, लैंग्वेजेस। बाकियों को भी काम गाना करने दो। गाने के लिए सर, गाना गाने के लिए आई लव डिफरेंट लैंग्वेजेस, सिंगिंग इन No, डिफरेंट no, लैंग्वेजेस, एंड obviously I understand, इट्स and सो that's मच wonderful. फन। Yeah, so the point here is that develop a fondness for learning languages. I think अगर आपको या शौक होगा किसी या चीज का, इस काम को एक शौक की Right. बहुत तरह शौक है मुझे। शुरू कीजिए। व्यवसाय की तरह मत शुरू कीजिए। शौक व्यवसाय बन या सकता है, पर शुरुआत बिल्कुल। व्यवसाय की तरह मत कीजिए। विशाल, अगर आपसे Right. पूछूं संक्षेप में अगेन, डिड यू हैव Right. Malayali twang in your Hindi earlier, or you do not have that? सो सर फनीली मैं हिंदी में बोलता, बचपन में मैं तमिल बोलता था क्योंकि मैं नानी के साथ पला बड़ा हूँ, तो माय मॉम इज अ तमिलियन। तो बट देन व्हेन आई ग्रू अप माय कजिन्स यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज दे वर फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड। तो मुझे बड़ा वो लगता था कि यार ये इंग्लिश बात करें, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं। तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय इंग्लिश। सो नाउ इफ यू आस्क मी हाउ इन व्हाट लैंग्वेज डू आई थिंक इन इंग्लिश। पर जब मैंने डबिंग की शुरुआत की, तो हम खेलने, तो बॉम्बे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो मेरे दोस्त
महाराष्ट्रन्स हैं, साउथ इंडियंस हैं, तो वी डिडंट हैव द लैंग्वेज, वी डिडंट हैव द राइट सेमांटिक्स ऑफ द लैंग्वेज। तो मेरे को भूख लगता था, मेरे को बारिश होता था, मेरे को कभी बारिश हुई, भूख लगी, ऐसा कभी नहीं हुआ मुझे। और भूख तो लगी नहीं, मुझे भूख लगती थी, भूख तो लगती नहीं थी। तो बिकॉज देयर इज अगेन दैट साउथ इंडियन फ्लेवर टू इट। तो मुझे याद है वन ऑफ माय स्वीटेस्ट डबिंग डायरेक्टर्स, शी इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, शी यूज्ड टू से विश, अबे मद्रासी भूख नहीं भूख। तो आई एम लाइक सॉरी मैम, once more, you know. So I think the most important thing is कि discourage मत हो जाना, you know. Right. कि अरे यार ये नहीं आता, मैं इंग्लिश ही करता हूँ, लेट मी स्टिक टू इंग्लिश, वो नहीं करना। लाइक वर्क ऑन इट यार। Correct. क्या है ये, मतलब इट्स जस्ट बेसिकली, अगर किसी ने बचपन से हिंदी में बात किया है तो वो आपका वो टाइम चला गया है, तो यू हैव टू पुट दैट मेनी आवर्स और मैन आवर्स, व्हाटएवर यू कॉल इट। सो वो Absolutely. करो, यू विल रीच समवेयर। इट्स स्टिल, आई एम स्टिल लर्निंग। मैंने एक हफ्ते पहले ये किया था, मेरा बैग कहाँ है, यू नो, I still have that gender का thing, but then I don't stop learning. I keep Same. asking people ये Yeah. masculine है, feminine है, you know, that way. So Same. I still learn. No, that's amazing. That's amazing. But विशाल, आपने बोला कि you know when शुरुआत में you had a problem with कभी-कभी जेंडर वगैरह समझ में नहीं आता था। आप तो आगे निकल आए, आप तो ठीक हो गए हैं, आप तो फर्स्ट क्लास हो गए हैं। पर मैं तो अभी भी रेडियो पर सुनता हूँ। पर लास्ट वीक 10 दिन पहले जब वो कुछ इंडिया को कौन सा मैच हारी थी, इंडिया की टीम ने कोई मैच हारी थी ना, इंडिया की टीम Yeah. क्रिकेट में, मैं ज्यादा फॉलो नहीं करता। बांग्लादेश वाला। तो मैं अभी गाड़ी में वाला। बैठा और आई हियर दिस अमेजिंग वॉइस सेइंग, जिंदगी में हार और जीत तो चलता रहता है। Yeah. Yeah, we do जिंदगी hear में it. हार और जीत तो चलता रहता है, ब्रॉडकास्ट ऑन Right. रेडियो। तो Right. ये हम इस गफलत में, इस गलत फहमी में नहीं रहें कि क्योंकि हम हमारी आवाज़ ब्रॉडकास्ट हो रही है तो हम सही भाषा ही बात कर रहे हैं। कई बार सुनने वाले को भी नहीं पता, बोलने वाले को भी नहीं पता, तो फिर अंधेर नगरी चौपट राजा हो जाता है। नेहा, टेल मी, आप तो हिंदी भाषी हैं, हम दोनों हिंदी भाषी हैं, Yes. तो Yeah. हिंदी को लेकर आपको तो कभी दिक्कत नहीं हुई होगी, तो क्या पर मेरा एक अंग्रेजी को लेकर experience इज इट है समथिंग जो- दैट यू हैव टू हाँ। वर्क ऑन? Absolutely, गुड दैट यू आस्क्ड मी। और इतना सारा मुझे समय मिल गया तो मैंने सोच लिया कि मैं छोटे उसमें कैसे बोलूंगी अपनी बात। आई वुड जस्ट से टू लर्न, लिसन and to change, act. Now when Sachin also said that मैं सुनता था अपने आप को, this is all his way of listening and knowing the right sounds. मैं एक इंस्टेंस बताती हूँ। 10 साल पहले मैं एक स्टूडियो में अंधेरी में ही डब करने के लिए पहुंची, सीख रही थी, और मुझे एड था वो एड, और इट वाज समथिंग डिजिटल, आई डोंट रिमेंबर। सो इट वाज एन IVR and I had to speak a lot of stuff in English. मैं स्टूडियो में गई और माइक पर हूँ, 1-2 बार मुझे टोका गया and I was asked to leave the studio because the sound and the English was not coming as it was required. The way it was handled was very rude. I was very disheartened. But from that point onwards, it shook me because मैं ठीक ठाक काम कर रही थी, और ये पहला कुछ बहुत ही भयानक सा मेरे साथ हुआ था, where I was asked to leave the studio in the middle of the recording. The client was there and the recordist was there. एंड मुझसे हमेशा मेरे आसपास के लोग हैं जिनसे मैं कंसल्ट करती थी, मुझे कहा गया ठीक है ना, तुम्हारी हिंदी स्ट्रांग है तो हिंदी पे काम करो, ऐसी चीज में क्यों काम कर रहे हो जो तुम्हें नहीं आती है, जो तुम्हारे लिए नेचुरल नहीं है। बट आई फेल्ट दैट लैंग्वेज ही तो है ना, सीखी जा सकती है, बचपन से भी तो सीख के ही करते हैं, कोई सीख के तो आता नहीं है। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ सेलिब्रिटीज एंड पीपल, गुड पीपल अराउंड अस हु चेंज्ड दैट। एंड आई देन अंडरस्टूड दैट कोई भी भाषा सीखने के लिए आपको उस भाषा के साउंड्स पता होने चाहिए। अगर हम उन साउंड्स को लाइक अ थ्योरी समझ लें, हिंदी के साउंड्स मराठी के साउंड से अलग होते हैं। हिंदी में झ होता है या ज भी होता है, लेकिन मराठी में वो कई बार सिर्फ झ ही सुनाई देता है। तो हम अपनी भाषा के साउंड्स को लेके इतने यूज्ड टू होते हैं कि हम दूसरी भाषा के साउंड्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और जो दूसरी बात है वो ये है कि हमें सबको समझना चाहिए कि हमारा जितना भी स्पीच होता है वो सारी हमारी मसल्स से और हमारे ऑर्गन से रूल होता है। तो अगर हम अपनी मसल्स को दूसरे नए तरीके के साउंड्स बोलने के लिए ट्रेन कर सकें, स्पेसिफिकली वावल्स, स्वर, व्यंजन, ये सारी चीजें, तो हम अपनी किसी भी भाषा के साउंड्स को ऑथेंटिक बना सकते हैं। और फिर जब हम उनको भाषा में इस्तेमाल करते हैं तो हम ऑथेंटिक साउंड करते हैं। तो अगर हम इस अप्रोच को मसल,
मसल और लर्निंग और थ्योरी के हिसाब से समझे तो हम सब किसी भी भाषा को लर्न कर सकते हैं। एंड इंडियंस के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारी टंग बहुत फ्लेक्सिबल होती है, हम बहुत तरह के साउंड्स बोल सकते हैं बिकॉज हमारी भाषाएं बहुत रिच है। तो किसी को भी अगर ये लगता है कि वो किसी एक सर्टेन बैकग्राउंड से है और वो एक दूसरी लैंग्वेज नहीं बोल सकता, तो इस मिसकंसेप्शन को ड्रॉप कीजिए, क्योंकि ये सारा आपके ब्रेन का गेम है। अगर आप अपने मसल्स को ट्रेन करेंगे, सुनेंगे और एक्ट करेंगे, यू कैन डू इट। सो nothing stopping you. And I'm able to work internationally now. I'm working with international voice artists, I'm working on audiobooks, and they call me because they like the language and the global accent that they are able to get, which would not have happened if I just started believing कि ये तो मेरे से होगा नहीं. So if I can do it, like anybody can do it. Absolutely, Neha, could not agree more. And obviously the best way to learn a language is to listen. क्योंकि जब हम when we are born और जब 1-2 साल के होते हैं, जब हम बोलना सीखते हैं, तब हम कोई कोर्स तो नहीं करते हैं, तब हम हमारे आसपास के माहौल में, हमारे परिवेश में जो लोग बात कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनकर हम अब्जॉर्ब करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि उस उम्र में हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, जो बहुत जल्दी सब कुछ अब्जॉर्ब कर लेता है। तभी कहते हैं कि भाषा जितनी जल्दी सीखी जाए, अलग-अलग भाषाएँ, उतना अच्छा है। पर वक्त के साथ कोई उम्र की कोई बंदिश नहीं है, आप किसी भी उम्र में आप भाषाएँ सीख सकते हैं। तो ये कठिन एक पथ है, इट्स अ टफ रोड, और इसका कोई इजी आंसर नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। कितना भी आप पूछ लें हमसे, मगर इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। वर्षों की मेहनत है, कठिन परिश्रम है, और खुद को झोंकना पड़ता है इस भाषा के की आग में, और तब कर निकलना पड़ता है, तब जाके आपकी भाषा बेहतर होती है, शब्द साफ निकलते हैं। और आई थिंक हमारे सामने जो चारों ये इतने अच्छे वेटरन अकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट बैठे हैं, ये इसका प्रमाण है कि इनमें से ज़्यादातर अलग अलग भाषाओं से उपजे हैं, और आज हिंदी में भी उतना ही काम कर रहे हैं। माइंड यू, मैं एक बात आप लोगों को बताऊं, हम हिंदी की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हिंदी एक इम्पॉर्टेंट भाषा है। हम हिंदी को एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ कर रहे हैं कि आप सब मल्टीपल लैंग्वेजेस से आए हैं और हम एक कॉमन भाषा की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली आई एम एक्सट्रीमली प्राउड of every language that we speak, and in fact I always encourage people के अपने प्रांत की, अपने राज्य की, अपनी मातृभाषा या जो भी आपकी भाषा है, घर की भाषा है, उस पर फख्र कीजिए और हमेशा उस पर काम कीजिए। और बट एट द सेम टाइम आप जिस भाषा में काम कर रहे हैं वो सही बोलिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों को वायलेंस बहुत पसंद है। Thank you, sir. तो जाते जाते एक वायलेंट सा कोई डायलॉग हो जाए सचिन की आवाज में। Come on! Yes. Everyone, ladies and gentlemen, Yes. Sachin Gole or Yash in the house. Thanks. Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. सर ये था। और कुछ क्या क्या बात बात है। Awesome. Sachin, Thank Sachin. you. People love it. Lovely. We can't help it. और जाते जाते मैंने सुना कुछ वक्त पहले कि हम में से एक है जो शाहरुख खान की आवाज बहुत अच्छी। Come on, Vishal. तो Come मैंने on. सोचा Hello, क्यों ना हम Vishal bhai. शाहरुख खान तो Come पता on, नहीं कब Vishal. बोलेंगे इंडिया वॉइस फेस्ट के बारे में। This Why don't has Vishal, to why don't happen. you speak to us in Shahrukh's voice and speak something about India Voice Fest? Let's hear it. Vishal Menon in the house. मैं तो वैसे ऐसे के उसके लाइंस बोल देता हूँ, पर ओके लेट मी ट्राई। दर्पण सर, एक सेकंड। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया वॉइस फेस्ट जो मंच है, आई मीन इट्स सो ब्रिलियंट। आई मीन बहुत मजा आता है यार। लाइक आई जस्ट इट्स सो इंसाइटफुल, और मैंने जो कुछ भी सीखा है वो तो सीखा ही है, लेकिन आप लोग से मैं कितना कुछ सीख लेता हूँ यार। बहुत इट्स आई मीन आई कैन नॉट टेल यू यार, इट्स ब्रिलियंट, इट्स ब्रिलियंट। थैंक यू दर्पण सर, आई मीन इट्स सुपर रियली। थैंक यू सो मच फॉर दिस मंच दैट यू हैव क्रिएटेड। आई एम राइट? या, थैंक यू। Oh my God, ये तो you really did munch the dialogues very well. But amazing, you, guys. thank you. Thank you so much, Vishal, Sachin, Neha, and Keka. sir. It was such a Thank fun you. session. It was the most beautiful Thank part was ऐसा you. लगा कि just a bunch of friends talking, having fun. Thank you once again from all of us at India Voice 100%. Fest.